हेलो। आज की क्लास का टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे हम अतिपर संयुग्मन भी कहते हैं। इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, अनुनाद एवं उसके प्रभाव के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। एक नया इफेक्ट हमको पढ़ना है जो कि है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिपर संयुग्मन। इसकी क्या डेफिनेशन है और इसकी यौगिक की संरचना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम अध्ययन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अतिपर संयुग्मन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो अतिपर संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, यह प्रभाव मुख्य रूप से एल्किल समूहों की उपस्थिति के कारण होता है। पहली बात क्या है, एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण होता है। दूसरी चीज, हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिपर संयुग्मन उन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। उन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, वहाँ पे आप हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिपर संयुग्मन की प्रभाव आप देखते हैं। किसी व्यवस्था के संयुग्मन में यदि अल्फा स्थिति पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो वह अपने CH बंध के इलेक्ट्रॉन संयुग्मन में उपस्थित द्विबंध को देकर अनुनाद उत्पन्न करता है, अर्थात CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण संयुग्मित C द्विबंध पर हो जाता है। मतलब यहाँ पे अनुनाद में जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है, ठीक उसी प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण संयुग्मित C पर होता है। जैसा कि आपने अनुनाद में देखा था, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण पाई इलेक्ट्रॉन का होता है, जबकि आप अतिपर संयुग्मन में बात करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के CH बंध के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन का संयुग्मन में उपस्थित कार्बन कार्बन द्विबंध पर होता है। तो यहाँ पे आप सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण करते हैं, और यही इस अतिपर संयुग्मन की विशेषता है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना जरूरी है। अतः अगर अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, उस परिस्थिति में आप अतिपर संयुग्मन प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, यह एल्किल समूह के द्वारा प्रदर्शित होने वाला प्रभाव है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी हुई संरचना को हम अतिपर संयुग्मित संरचना कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसा कि आप अनुनाद में अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो बनने वाली संरचनाएं हैं उसे हम अतिपर संयुग्मित संरचना या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि यह सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन का CH बंध के सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन का पाई बंध C के साथ विस्थानीकरण होता है। तो बनने वाली संरचना को हम अतिपर संयुग्मित संरचना कहेंगे। और इस बनने वाली जो संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं में आप देखेंगे कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में जिस अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है, उस कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में आप किसी प्रकार का कोई बंध उपस्थित नहीं होता है। इस वजह से इसे बंध रहित अनुनाद या नॉन बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम एक और है, विषम संयोजी अनुनाद भी इसे कहा जाता है। मतलब एक प्रकार का आपका ये अनुनाद है, ऐसा अनुनाद है जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में किसी प्रकार का कोई बंध उपस्थित नहीं है। इस वजह से इसे बंध रहित अनुनाद भी कहा जाता है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि बेंजीन वलय से जुड़ा एल्किल समूह, बेंजीन वलय आप देखते हैं, बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ एल्किल समूह के अल्फा स्थिति वाले कार्बन पर यदि कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, तो अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है,
तभी आपको अति पर संयुग्मन की संरचना प्रदर्शित की जाएगी या प्रभाव प्रदर्शित होगा। तो बेंजीन वलय से जुड़े हुए एल्किल समूह के अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन उपस्थित है तो उस हाइड्रोजन परमाणु को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और एक अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति की वजह से बेंजीन में हमें 3 अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित होती हैं, और इन अनुनादी संरचनाओं को हम अति परसंयुग्मित संरचना या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन वलय के साथ कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और उस एल्किल समूह के अल्फा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन उपस्थित है, जिसे हम हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहेंगे। तो बेंजीन वलय पर एक एल्किल समूह पर एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो बनने वाली अति परसंयुग्मित संरचनाओं की संख्या 3 होती है, जैसा कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बेंजीन वलय के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे बेंजीन वलय को मुख्य क्रियात्मक समूह माने तो मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद वाला जो कार्बन है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण बेंजीन वलय के संयुग्मित बेंजीन वलय के द्विबंध के साथ हो रहा है। संयुग्मन का मतलब ये हो गया कि अल्टरनेट क्रम में सिंगल बॉन्ड व डबल बॉन्ड का उपस्थित होना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन का जो CH बंध के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वह बेंजीन वलय के द्विबंध के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है, संयुग्मन में आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो रहा है। इस वजह से आप दूसरी अनुनादी संरचना में आप अति परसंयुग्मित संरचना में देख रहे हैं कि बेंजीन वलय पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन व बेंजीन वलय के बीच में द्विबंध आ रहा है, और कार्बन व हाइड्रोजन के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी प्रकार का कोई बंध उपस्थित नहीं है। इस वजह से इसे हम नॉन बॉन्ड रेजोनेंस या बंध रहित अनुनाद भी इसे हम कहते हैं। सेकेंड अनुनादी संरचना ठीक उसी प्रकार से आप देख रहे हैं, और तीसरी अनुनादी संरचना यहाँ पे आपकी बनी हुई है। तो ये 3 प्रकार की, जब बेंजीन वलय के साथ कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो और उस एल्किल समूह पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो 3 अनुनादी संरचनाएं आप बनते हुए यहाँ पे आप देखते हैं। इसी प्रकार अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हों तो बनने वाली अति परसंयुग्मित संरचनाएं कितनी होंगी आपकी, 6 होंगी। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो आपकी 9 अति परसंयुग्मित संरचनाएं यहाँ पे आपको प्राप्त होती है। तो ये है आपका अति परसंयुग्मन कब, जब बेंजीन वलय के साथ कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो और उस एल्किल समूह से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कितने हों उसके आधार पर आप अति परसंयुग्मित संरचनाओं की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 है तो 3, 2 है तो 6, 3 है तो 9 9 अनुनादी संरचना आपकी बनती है। एक एग्जांपल से अपने यहाँ पे इसको समझा। नेक्स्ट बात करते हैं, अतः जितने अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा होगी उतने ही बनने वाली अति परसंयुग्मित संरचनाओं की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे कि आप बात करें तो अतः अधिक अल्फा हाइड्रोजन पर अति परसंयुग्मन अधिक होगा और बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान भी अधिक होगा, जिसकी वजह से बेंजीन वलय की क्रियाशीलता भी बढ़ती जाएगी। अतः एल्किल बेंजीन की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होगा। तो पहला आपका मेथिल बेंजीन, दूसरा आपका एथिल बेंजीन, तीसरा आपका है आइसोप्रोपिल बेंजीन, और तीसरा है आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन, एंड तीसरा है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो ये आप 4 आपके सामने एल्काइल बेंजीन है। तो आप सब में देख रहे हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कैलकुलेट कीजिए, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने के बाद आप बनने वाली अनुनादी संरचनाएं भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अनुनादी संरचना का सीधा सा मतलब है अति परसंयुग्मित संरचना। तो आप देख रहे हैं मेथिल बेंजीन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है, एथिल बेंजीन में 2 है, आइसोप्रोपिल बेंजीन में 1 ही आपका अल्फा हाइड्रोजन है, और आप देख रहे हैं टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन में 1 भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इस अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ नहीं है। इस वजह से टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 0 है,
तो यहाँ पे कोई भी अति परसंयुग्मित संरचना प्राप्त नहीं होगी। इस वजह से हम कहेंगे कि टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, अतः इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? मिथाइल बेंजीन की, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है, तो बनने वाली अति परसंयुग्मन की संरचना की सबसे ज़्यादा होगी। इस वजह से बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि मिथाइल बेंजीन की रिएक्टिविटी एल्काइल बेंजीन में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अति परसंयुग्मन के माध्यम से एल्काइल बेंजीन की क्रियाशीलता को भी आप समझा सकते हैं। तो मिथाइल बेंजीन की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है किसमें? एल्किल बेंजीन की रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस आधार पे आप अति परसंयुग्मन की प्रभाव के द्वारा आप इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट है अति परसंयुग्मन प्रभाव के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो अति परसंयुग्मन की प्रक्रिया के द्वारा एल्कीनों का एक दूसरे के सापेक्ष स्थायित्व, स्टेबिलिटी को हम समझा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी ही अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा होगी उतनी ही अति परसंयुग्मन की संरचनाएं ज़्यादा बनेंगी, और जितनी अति परसंयुग्मन की संरचनाएं ज़्यादा बनेंगी उतना ही उस यौगिक की स्थायित्व, स्टेबिलिटी का मान ज़्यादा होगा। तो आप एल्कीन के स्थायित्व को भी हम अति परसंयुग्मन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रोपीन व एथीन। प्रोपीन व एथीन में आप देखते हैं तो प्रोपीन एथीन की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि प्रोपीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जबकि एथीन में कोई अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। उस परिस्थिति में एथीन के द्वारा किसी प्रकार की भी अति परसंयुग्मित संरचना प्रदर्शित नहीं की जाएगी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है तो अति परसंयुग्मित संरचनाएं नहीं बन पाती है। और प्रोपीन में आप देख रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, तो यहाँ बनने वाली अति परसंयुग्मित संरचनाओं की संख्या 3 होती है। अतः प्रोपीन है वह एथीन की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोपीन की 3 अति परसंयुग्मित संरचना को किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन द्विबंध के साथ कॉन्जुगेशन में उपस्थित है, और यहाँ पे आपकी अति परसंयुग्मित संरचनाएं 3 किस प्रकार से बन रही हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यह है अति परसंयुग्मन के द्वारा एल्कीन के स्थायित्व को हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार हम कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को भी हम अति परसंयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के माध्यम से समझा सकते हैं। तो कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को भी अति परसंयुग्मन के द्वारा समझाया जा सकता है। इसे हमने प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा भी समझाया था, और हम कार्बोनियम आयन के स्थायित्व को अति परसंयुग्मन के द्वारा भी समझा सकते हैं, अनुनाद के द्वारा भी समझाया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि तृतीयक कार्बोनियम आयन मतलब 3 डिग्री कार्बोनियम आयन 2 डिग्री व 1 डिग्री की तुलना में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि तृतीयक कार्बोनियम आयन में 9 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, अतः 9 अति परसंयुग्मित संरचनाएं बनेंगी, जबकि द्वितीयक कार्बोनियम आयन में अति परसंयुग्मन द्वारा मात्र 6 संरचनाएं बनती हैं, जबकि प्राथमिक कार्बोनियम आयन में 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो केवल 3 अति परसंयुग्मित संरचनाएं बनती हैं। जैसा कि हम जानते हैं अति परसंयुग्मित संरचनाएं जितनी ज़्यादा बनती है उतना ही कार्बोनियम आयन का स्थायित्व ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के में देख सकते हैं, जो आपका 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है उसमें 3 मिथाइल ग्रुप आपके उपस्थित हैं, और 3 मिथाइल में 3 हाइड्रोजन, एक मिथाइल में 3 हाइड्रोजन परमाणु हो, तो 3 मिथाइल समूह उपस्थित होने की वजह से 9 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, तो बनने वाली अति परसंयुग्मित संरचनाएं सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में होती हैं। इस वजह से इसका स्थायित्व भी सबसे ज़्यादा होता है। और तीसरा इफेक्ट हम पहले ही देख चुके हैं, एल्काइल बेंजीन की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्रियाशीलता के क्रम को भी हम इस अति परसंयुग्मन के प्रभाव के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री मिथाइल बेंजीन की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, 3 होती है।
आपने अभी देखा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या 3 है, तो बनने वाले अनुनादी अतिपद संयुग्मित संरचनाएं 9 होती है, क्योंकि बेंजीन वलय के साथ एल्किल जुड़ा हुआ है तो 9 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। तो ये था आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन की इफेक्ट किस प्रकार से ये यौगिक की स्थायित्व को और क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और अतिपद संयुग्मन के लिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का होना ज़रूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है तो वहाँ पे किसी प्रकार की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बन पाती है, और वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी प्रदर्शित नहीं होता है। थैंक यू।